हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स बनाकर, और उसको एक्सप्लेन करते हैं हम अपने यूट्यूब वीडियो में। तो इसके पहले हम मूल अधिकार को मतलब और भी जो चैप्टर्स हैं उसको देखे हैं। अभी जो हमारा 7वां चैप्टर जो चल रहा है वो है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम आर्टिकल 14 देख चुके थे जो कि समानता का अधिकार था। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में इनको 6 कर दिया गया। ठीक है, एक को निरस्त कर दिया गया जो कि संपत्ति का अधिकार था। तो अब जो 6 बचे हैं उनमें से जो हमारा पहला सेक्शन है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, पिछली वीडियो में मैं इसका डिस्कशन की थी। ये कौन कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक में हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 को हमने लास्ट वीडियो में पूरे डिटेल में देखा था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं वीडियो को। आज हम देखते हैं आर्टिकल जो है 15 के बारे में, जो कि अनुच्छेद 15 है। इसका क्या है कि कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है, यानी कि मना करता है कुछ आधारों पे कि विभेद नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 15 जो है, ये 15 में क्या की गई है। व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, ये तो पहला तो इसमें ये हो जाता है कि इसमें केवल जो है ये राज्य के लिए है कि राज्य प्रतिषेध नहीं करेगा इन 5 आधारों पे। ये 5 आधार आप लोग एकदम याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। और दूसरा इस कीवर्ड है केवल, कि केवल जो है इन 5 आधारों पर विभेद नहीं करेगा और आधारों पर विभेद कर सकता है। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, राज्य के लिए हो गया। राज्य के लिए प्रतिषेध है कि ये भेदभाव नहीं करेगा निम्न आधारों पे, जिसमें कौन कौन से हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, यानी किसी व्यक्ति का क्या धर्म है या क्या किस वंश से वो बिलोंग करता है, कौन से कास्ट का है, मेल फीमेल या फिर से ट्रांसजेंडर किसी भी कम्युनिटी का हो, या फिर जन्म स्थान उसका कहाँ है। इस आधार पर जो राज्य है उसको कोई भी सुविधा या फैसिलिटी जो दे रहा है उससे उसमें भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी स्कीम बना रहा है उसके आधार पे भी इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 कीवर्ड्स को समझाया गया है, एक है विभेद और एक है केवल। इन दोनों कीवर्ड को बहुत ध्यान से देखिएगा। विभेद का कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में ना रहना। ठीक है, मतलब उसके विरुद्ध होना, विपरीत होना, यानी प्रतिषेध ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, और केवल का तात्पर्य यह है कि अन्य आधारों पर भेदभाव संभव है। ठीक है, राज्य जो है इन 5 आधारों को छोड़ के अन्य आधार पर भेदभाव कर सकता है व्यक्ति के साथ। ठीक है, अब जो है देखते हैं हम कि किसी नागरिक के साथ निम्न आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब किन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा वो देखते हैं। ये जो है ये राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए प्रावधान है। पहला जो प्रावधान था वो सिर्फ राज्य के लिए था कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरा अभी हम देखने जा रहे हैं, ये जो दूसरा है ये राज्य और व्यक्ति दोनों को मना करता है कि इन आधारों पे आप भेदभाव नहीं करेंगे। पहला है हमारा सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश को लेकर। ठीक है, किसी के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे सार्वजनिक स्थान कौन से हो गए, दुकान, होटल। ठीक है, उसके सार्वजनिक मनोरंजन स्थान। ऐसा नहीं है कि किसी पब्लिक थिएटर में आप जा रहे हैं या थिएटर में जा रहे हैं वहाँ पे किसी मतलब व्यक्तियों के बीच में भेदभाव किया जाए कि किसी अमीर को अंदर सीट दे दिया जाए या फिर गरीब को बाहर रहने दिया जाए। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और राज्य भी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे राज्य भी कोई कोई फंक्शंस आयोजित करता है जिसमें वो वीआईपी सीट्स भी रखता है, तो वो वीआईपी कहने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि उसमें वही लोग शामिल हों जो लोग मतलब हायर क्लास के हैं। उसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन पैसे दे के वो उस सीट को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग को भी लेकर व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो राज्य हो या व्यक्ति हो, दोनों इसमें क्या भेदभाव नहीं करेगा। पहला सार्वजनिक संसाधन कहने का तात्पर्य यह है कि कुआं हो गया,
तालाब हो गया, स्नान घाट हो गया, सड़कें हो गई या सार्वजनिक उपयोग की जगह हो गई। सड़कें जो होती हैं राज्य द्वारा बनवाई जाती हैं, तो राज्य ये नहीं कह सकता इस पे कौन से व्यक्ति का चलना मना है या कौन से व्यक्ति इस पे चल सकते हैं। सड़कें जो होती हैं सार्वजनिक होती हैं और सबके लिए होती हैं। तालाब हो गया या कुआं हो गया, ये सबके लिए होती हैं, किसी के लिए मना नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो भेदभाव है, राज्य कुछ आधारों पे भेदभाव कर सकता है। इसके अपवाद क्या हैं? पहला हम देखते हैं कि राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या फिर महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसमें की गई है? जो लोकल गवर्नेंस है, ठीक है, उसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। तो इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है कि ये भेदभाव किया जा रहा है। बच्चों के लिए निःशुल्क जो फीस वो की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, उसमें भी भेदभाव नहीं किया जा सकता कि बड़े बच्चों के लिए क्यों नहीं की जा रही। बड़े बच्चे नहीं, यानी कि जो यंग पॉपुलेशन है उसके लिए फ्री में शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं है, बच्चों के लिए ऐसा क्यों है? तो इसको लेके हम चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है। दूसरा अपवाद हम देखते हैं कि राज्य को इसकी अनुमति होती है वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस एससी और एसटी के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए विधानमंडल में सीटों का जो आरक्षण होता है या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क से छूट शामिल है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा विधानमंडल में कास्ट के जो एससी एसटी होते हैं इनके लिए सीट रिजर्व होती है। अलग अलग स्टेट में ही अलग अलग संख्या हो सकती है। और उसके बाद से शैक्षणिक संस्थानों में भी एससी एसटी और ओबीसी के लिए सीटें जो होती हैं आरक्षित होती हैं। अगला जो अपवाद है वो है, राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रावधान कर सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य के अनुदान प्राप्त, ठीक है, या फिर निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद ये है कि ये जो है प्रावधान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं होगा। और ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 30 में। ये जो प्रावधान है केवल जो राज्य से अनुदान सहायता प्राप्त है उनमें लागू होगा, निजी संस्थान में लागू होगा, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में लागू नहीं होगा। ठीक है। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सरकार को कमजोर वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। पुनः सरकार जो है कार्यों के लिए शिक्षण संस्थानों, चाहे वे सरकारी हो निजी हो, सहायता प्राप्त हो या ना हो, में नामांकन हेतु 10% जो सीटें हैं आरक्षित कर सकती हैं। कितने प्रतिशत सीटें? 10% सीटें शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित कर सकती हैं। ठीक है। अपवाद अल्पसंख्यक संस्थान है, अल्पसंख्यक संस्थान है उसमें सीटें आरक्षित नहीं की जा सकती, ये इसका अपवाद है। यह 10% का आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त है। ऐसा नहीं है पहले से जो रिजर्वेशन है उसके उसी में शामिल है, उसके अतिरिक्त है ये। ठीक है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ऐसे कमजोर वर्गों की पहचान समय समय पर अधिसूचित करती रहेगी और इसका आधार परिवार की आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतक होते हैं। ठीक है। देखते हैं शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, इसकी क्या व्यवस्था है। उपरोक्त वाद को संविधान के 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा पारित किया गया। ठीक है, और इसे शामिल किया गया। इस प्रावधान अगर पूछे आपसे कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण है कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 93वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान यानी कि प्रवेश एवं आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई। हायर एजुकेशन की ये बात हो रही है। ठीक है, उसमें सीटें कितनी आरक्षित की गई? 27% सीटें आरक्षित की गई। ठीक है। इनमें जो है आईआईटी और आईआईएम जैसे कॉलेज भी शामिल हैं संस्थान। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने
केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रीमी लेयर क्या होता है। अक्सर आप जब भी फॉर्म भरते होंगे उसमें आता है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो हम देखते हैं क्रीमी लेयर में कौन कौन से लोग आते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को देख सकते हैं कि आप क्रीमी लेयर में हैं या नॉन क्रीमी लेयर हैं। ठीक है, क्रीमी लेयर में पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी ओबीसी के ही लोग होते हैं, ओबीसी के ही लोग होते हैं, लेकिन इन्हें क्या होता है, आरक्षण जो है ये 27% सीटें या अन्य जो आरक्षण है उनका लाभ नहीं मिलता है। और ओबीसी में वो कौन से लोग हैं, कौन से कैटेगरी के लोग हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं, तो देखते हैं। पहला है हमारा संवैधानिक पद। ठीक है, अब संवैधानिक पद धारक करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको जो है क्रीमी लेयर में रखा जाता है। और आरक्षण किसको मिलती है, नॉन क्रीमी लेयर को मिलती है। वो जो क्रीमी लेयर वाले होते हैं उनको आरक्षण नहीं दी जाती। अब देखते हैं संवैधानिक पद धारक जो होते हैं, इसमें जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस अध्यक्ष व सदस्य, चीफ इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, ये लोग जो हैं क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया संवैधानिक पद में कौन कौन लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस अध्यक्ष व सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं सदस्य, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला देखते हैं कौन से लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। जो उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं, जो कि ग्रुप ए या ग्रुप बी या फिर इनको क्लास 2 में कंसिडर किया जाता है, ये भी क्या होते हैं, ये क्रीमी लेयर के श्रेणी में आते हैं। केंद्र एवं राज्यों की सेवाओं में इनको ग्रुप ए के अधिकारी और ग्रुप बी के अधिकारी जो हैं क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, वो चाहे राज्य में तैनात हो या फिर केंद्र में तैनात हो, अगर ग्रुप ए या ग्रुप बी के अधिकारी हैं तो उनको किस में कंसिडर किया जाएगा, क्रीमी लेयर में। ठीक है, अब राज्य एवं केंद्र की सेवाओं कहने का क्या मतलब है कि राज्य में भी अगर कोई जॉब दी जाती है किसी को, कोई एम्प्लॉय है जो ग्रुप ए के अधीन है या फिर ग्रुप बी का अधिकारी है, तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, क्रीमी लेयर में कंसिडर करेंगे। और यही हमारा केंद्र सरकार के साथ है। ठीक है, अब देखते हैं सेना में जो है कर्नल या उससे ऊपर के रैंक अधिकारी या नौसेना, ठीक है, नौसेना, वायुसेना एवं अर्धसैनिक बलों के समान रैंक का जो अधिकारी होता है उसको भी हम क्रीमी लेयर में कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसमें सार्वजनिक उपक्रम जैसे कि बैंक, बीमा कंपनियां, विश्वविद्यालय, निजी कंपनियों में समान पद, ये लोग भी, इन लोगों पे भी क्या होता है, क्रीमी लेयर लागू होता है। कोई प्रोफेसर है वो क्रीमी लेयर में आएगा। ठीक है, बैंक में कोई मैनेजर है वो भी क्रीमी लेयर में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पेशेवर में चलते हैं, कौन कौन से ऐसे पेशे हैं जिसके मतलब जो लोग क्रीमी लेयर में आएंगे। उनमें हो गए डॉक्टर, अधिवक्ता यानी एडवोकेट, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार, व्यापारी वो वाणिज्य में लगे व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों में जिनके पास भवन है, ये सभी लोग किस में आ जाएंगे, क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, स्पष्ट हो रहा होगा कि आप लोग किस कैटेगरी में हैं, क्रीमी या नॉन क्रीमी में। ठीक है, अब देखते हैं जिन लोगों को सालाना जो आय है 4.5 लाख से अधिक होती है उनको क्रीमी लेयर में रखा जाता है। और ये जो है परिभाषा ये 2008 में दी गई थी। जो 4.5 लाख की आय सीमा है वो कब की है, 2008 की है। ठीक है, 1993 में जो था मलाई परत हदबंदी यानी कि क्रीमी लेयर जो है ये लिमिटेशंस ये लागू की गई थी। कब की गई थी, 1993 में। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन तब जो थी क्रीमी लेयर की सीमा कि 1 लाख अगर किसी व्यक्ति की आय है सालाना तो उसको क्रीमी लेयर मान लिया जाता था। 2008 में इसे 4.5 लाख किया कर दिया गया और 2013 में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 6 लाख। तो अगर कोई आपसे पूछे वर्तमान में जिसकी सालाना आय 6 लाख है या उससे ऊपर है तो क्या वो क्रीमी लेयर में आएगा, तो इसका उत्तर होगा हाँ। ठीक है, अब 4.5 लाख वाले क्रीमी लेयर में नहीं आते, 6 लाख से ऊपर के लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं उनके लिए आरक्षण की बात कर रही है।
ठीक है, बात की गई है। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब देखते हैं उपरोक्त अपवाद को, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की बात की गई, इस अपवाद को 103वें संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा जोड़ा गया। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि जो ओबीसी के लिए ये व्यवस्था की गई थी, कब की गई थी, इसको 93 संशोधन अधिनियम द्वारा। और आप यहाँ पे मैं आपको समझाई हूँ, 93 संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है 103वां संविधान संशोधन 2009 द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, इस प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। ठीक है, कब जारी किया? 2019 में। ठीक है, इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजात, ओबीसी तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पहले से जारी आरक्षण की व्यवस्था से आवृत नहीं है। ठीक है, मतलब ये जनरल लोगों के लिए है। या ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एससी एसटी ओबीसी के लिए तो पहले से है ही, इनके लिए नहीं है। ये किसके लिए है? वो जनरल के लिए है। और ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति को अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आना है तो उसके लिए निम्नलिखित क्राइटेरिया है। अगर इस क्राइटेरिया को इंसान सेटिस्फाई करता है तो वो ईडब्ल्यूएस में आएगा। पहला देखते हैं, जिन व्यक्तियों की पारिवारिक आय 6 लाख रुपए से कम हो, ठीक है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किए जाएंगे और आरक्षण का लाभ उठाएंगे। आय के अंतर्गत सभी स्रोतों से आय सम्मिलित की जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल नौकरी से आय सम्मिलित की जाए, ऐसा नहीं है। इसमें किससे किससे आय सम्मिलित की जाएगी? वेतन क्या मिल रहा है उस व्यक्ति को, उसके पास खेती कितनी है, कौन सा व्यवसाय करता है या कौन सा व्यापार करता है, इन सभी को जोड़ा जाएगा। ठीक है, और आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की आय को ही आधार बनाया जाएगा। अब किसी एक व्यक्ति ने आवेदन किया, ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसके प्रेजेंट की आय को नहीं देखा जाएगा, इसके 1 साल पहले के वित्तीय वर्ष को इसका आय जो है आय का आधार बनाया जाएगा। वैसे व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से बाहर रखा जाएगा जिनके परिवार में की आय किसी एक प्रकार की परिसंपत्ति का स्वामित्व रखते हैं। ठीक है, ये लोग क्या होंगे? ईडब्ल्यूएस से बाहर हो जाएंगे। पहला क्या है? 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी, नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आएगा, ये क्रीमी लेयर में आ जाएगा। दूसरा क्या है? 1000 वर्ग फीट या उससे बड़ा आवासीय फ्लैट अगर किसी का है तो ये भी क्रीमी लेयर में आएगा, इसको आरक्षण नहीं मिलेगी। और तीसरा हम देखते हैं, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड अगर किसी के पास है तो वो भी नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 200 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड अगर है तो वो भी क्रीमी लेयर में आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। अब जो है, आर्थिक रूप से कमजोर कोटि दर्जा का निर्धारण करते समय परिवार द्वारा विभिन्न नगरों स्थानों पर धारित संपत्ति को एक साथ जोड़कर किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है परिवार के प्रत्येक सदस्य का अलग अलग जोड़ा जाए, परिवार के प्रत्येक सदस्य का एक साथ जोड़ा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए परिवार के अंतर्गत लाभार्थी के माता पिता, ठीक है, कौन कौन? लाभार्थी के माता पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, 18 वर्ष से कम होने चाहिए वो भाई बहन शामिल होंगे परिवार में। उसका या उसकी पति पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे। ठीक है, अगर 18 वर्ष से ऊपर है तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? परिवार के अंतर्गत जिन लाभार्थियों, जिन लोगों को शामिल किया गया है, ये आप लोग एक बार याद रखिएगा। माता पिता, 18 वर्ष से कम अगर आयु के भाई बहन है वो, उसके पति पत्नी, और जो बच्चे हैं उनकी भी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। उनको हम किस में? परिवार में शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे संविधान में जो आर्टिकल 15 है उसका डिस्कशन। हमारे मौलिक अधिकार का जो एक भाग है, मतलब एक आर्टिकल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं एक एक आर्टिकल एक एक वीडियो में करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन ना हो, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बोरिंग होगी। तो एक एक आर्टिकल एक एक बारी में करिए ताकि आप लोग रिलैक्स होकर याद कर सकें।
और मैं इस चैप्टर को इसलिए भी धीरे धीरे करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंडामेंटल राइट। इसलिए मैं एक एक आर्टिकल को बारी बारी करवाऊँगी, ठीक है, ताकि आपकी समझ अच्छी हो। इसमें बोरिंग नहीं बनानी है या लंबी नहीं बनानी है वीडियो। इससे क्या होगा कि आपकी समझ से बाहर हो जाएगी अगर मैं जल्दी जल्दी सब कुछ बता दूँ, सारे आर्टिकल कवर कर दूँ मैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम आर्टिकल 16 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है अवसर की समता। और अवसर की समता हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। वैसे भी एग्ज़ाम की दृष्टि से पूरा फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।